नमस्कार। कभी कभी कुछ विचार इतने बड़े होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल लगता है, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। आज हम धर्म की नींव पर सवाल उठाने वाली 3 बहुत ही पावरफुल क्रिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ में है। आखिर ये धर्म है क्या? क्या ये इंसान की एक बहुत गहरी जरूरत है, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? अच्छा, इस क्रिटिक को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम अक्सर धर्म और रिलीजन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर असल में इनकी जड़ें, इनका मतलब काफी अलग है। देखिए, धर्म शब्द संस्कृत से आया है। इसका मतलब है किसी भी चीज का वो मूल स्वभाव जिसके बिना वो चीज ही नहीं रहेगी। मतलब उसका इंट्रिंसिक नेचर। जैसे आग को ले लीजिए। आग का धर्म है जलाना। अगर वो जलाना बंद कर दे तो वो आग ही नहीं रहेगी, है ना? और जब हम इसी को समाज पर लागू करते हैं तो धर्म वो चीज बन जाती है जो समाज को एक साथ बनाए रखती है, उसे बिखरने से रोकती है। अब दूसरी तरफ है रिलीजन। ये शब्द लैटिन के रिलिगारे से निकला है, जिसका मतलब होता है वापस बांधना। मतलब लोगों को उनके सोर्स से, उनके मूल से वापस जोड़ना और कुछ शेयर्ड बिलीव्स, कुछ नियमों में बांधकर समाज को एक साथ रखना। तो आगे की हमारी जो भी बात होगी वो रिलीजन की इसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर दिया गया है। जरा सोचिए कि रिलीजन एक अंधेरी गुफा में रहने जैसा है, जहां लोग अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश हैं। उन्हें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं। और फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान है उस गुफा से बाहर निकलना और समझ की तेज रोशनी में कदम रखना। तो रिलीजन की पारंपरिक कहानियों पर जो पहली बड़ी चोट पड़ी, वो किसी फिलॉसफी से नहीं आई, वो आई सीधी साइंस से। और ये किया चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि जीवन किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो एक लंबी नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है। सब कुछ नॉन लिविंग मैटर से शुरू हुआ, फिर बस बाय चांस सही चीजें सही मात्रा में मिली और ऑर्गेनिक मैटर बन गया। और फिर लाखों करोड़ों सालों में इसी कॉम्प्लेक्स मैटर से चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा हुई। अब जाहिर है डार्विन की इस थ्योरी ने बाइबल जैसी धार्मिक किताबों में बताई गई क्रिएशन स्टोरीज को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। इसने एक तरह से ये कहा कि शायद ईश्वर का कंसेप्ट बस एक मेंटल मेकअप है, एक तरीका है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जिन्हें हम उस वक्त साइंस से नहीं समझ सकते थे। मतलब अपनी अज्ञानता को छिपाने का एक तरीका। तो डार्विन ने कहा कि रिलीजन शायद एक साइंटिफिक मिस्टेक है। लेकिन जो अगली क्रिटिक है वो इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो कहती है कि रिलीजन सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि ये तो समाज को कंट्रोल करने का एक सोचा समझा हथियार है। और यहां एंट्री होती है कार्ल मार्क्स की। उन्होंने रिलीजन को एक सोशल एंगल से देखा। मार्क्स के मुताबिक ये पूरा सिस्टम असल में रूलिंग क्लास ने अपनी पावर बनाए रखने के लिए बनाया है। देखिए प्रोसेस कितना सिंपल है। जो वर्किंग क्लास है वो मेहनत करके वेल्थ पैदा करती है। फिर जो एलीट क्लास है वो उस वेल्थ पर कब्जा कर लेती है। और इस कब्जे को, इस अन्याय को सही ठहराने के लिए एक सुपरनैचुरल पावर का आइडिया बनाया जाता है। और एक प्रीस्टली क्लास मतलब पुजारियों का एक वर्ग उस पावर का एजेंट बनकर सबको यकीन दिलाता है कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है। ये जो रोल्स हैं ये इस पूरी व्यवस्था को और भी साफ कर देते हैं। एक तरफ है रूलिंग क्लास जो वेल्थ और प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ है प्रीस्टली क्लास जो एक एजेंट की तरह काम करती है। इनका काम क्या है? इनका काम है वर्किंग क्लास को ये यकीन दिलाना कि ये जो सोशल ऑर्डर है ये डिवाइन है, भगवान का बनाया हुआ है, और इस पर सवाल उठाना पाप है। और यहीं से आता है मार्क्स का वो फेमस कोट, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी धर्म जनता के लिए अफीम है। सोचिए, एक ऐसी दवा जो वर्किंग क्लास को उनके शोषण, उनके दर्द का एहसास ही नहीं होने देती, उन्हें सुन्न कर देती है, ताकि वो कभी भी इस सिस्टम के खिलाफ आवाज न उठा पाएं। तो ये अफीम काम कैसे करती है? कई तरीकों से। रिलीजन ये सिखाता है कि जो राजा है वो तो ईश्वर की छाया है, उसे भगवान ने भेजा है। ये वादा करता है कि इस जिंदगी में जो दुख दर्द सह रहे हो उसका इनाम तुम्हें आफ्टर लाइफ में, स्वर्ग में मिलेगा। ये सिखाया जाता है कि गरीबी तो एक वर्च्यू है, एक गुण है, और ये भी कि तुम्हारी तकलीफ का कारण शोषण नहीं बल्कि भगवान का गुस्सा है। मतलब कुल मिलाकर अपनी किस्मत को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत।
इसीलिए मार्क्स के लिए असली क्रांति, पहली क्रांति धर्म के खिलाफ ही होनी चाहिए। उनका मानना था कि जब तक लोग इस अफीम के नशे से बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कामयाब हो ही नहीं सकता। तो हमने वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक क्रिटिक्स देख ली। अब जो आखिरी और तीसरी चुनौती है, वो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है, हमारे अपने मन से। और ये आती हैं सिगमंड फ्रॉइड की तरफ से। फ्रॉइड का कहना था कि हर इंसान के दिमाग में एक लगातार लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ होती हैं हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, हमारी जंगली इच्छाएं, जिसे वो इड कहते थे, और दूसरी तरफ होता है हमारा सुपर ईगो, यानी समाज से सीखी हुई हमारी नैतिकता, हमारा ज़मीर, जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो फ्राइड ने रिलीजन को इसी सुपर ईगो की एक बहुत पावरफुल रचना के तौर पर देखा। उनके मुताबिक ये जो अंदरूनी लड़ाई है, इससे बहुत डर और एंग्जाइटी पैदा होती है, और रिलीजन इसी डर और चिंता से डील करने का, उसे मैनेज करने का एक साइकोलॉजिकल टूल है। ये एक बहुत बड़ा सोशल सिस्टम है जो हमें रूल्स और रीअश्योरेंस देता है ताकि हम अपनी फोरबिडन डिजायर्स को कंट्रोल कर सकें। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो हमारे पास रिलीजन की एक तीन तरफा समालोचना है। डार्विन का साइंस कहता है कि ये दुनिया को समझने का एक पुराना प्री साइंटिफिक तरीका है। मार्क्स का सोशल एनालिसिस कहता है कि ये एलीट क्लास का जनता को कंट्रोल करने का एक टूल है, और फ्रॉइड की साइकोलॉजी कहती है कि ये हमारे अंदर के डर और इच्छाओं को मैनेज करने के लिए बनाया गया एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये सारी समालोचनाएं सही हैं, अगर रिलीजन, जिसे अक्सर समाज को जोड़ने वाला सोशल ग्लू कहा जाता है, उसकी नींव वाकई इतनी कमज़ोर है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी जगह क्या लेगा? समाज को एक साथ बनाए रखने के लिए, उसे बिखरने से रोकने के लिए फिर क्या बचेगा? वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें